हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम सभी लोग जो है आज नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग को वर्णमाला, संधि पढ़ा दी गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ते हैं आज समास। समास की उत्पत्ति कैसे हुई और समास कहते किसे हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, हम सभी लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं हम समास। सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करेंगे। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली नोटिफिकेशन उन्हें 8 बजे मिलती रहे। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास देखिए, समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। व्युत्पत्ति ध्यान देंगे, समास जो है दो शब्दों के योग से बना है। सम धन आस। समास दो शब्दों के योग से बना है, सम धन आस। ध्यान देंगे, जहां सम का अर्थ है पूर्णतया, सम का अर्थ क्या है? पूर्णतया। सम का अर्थ क्या है? पूर्णतया। और या पूरी तरह, या पूरी तरह। आस का मतलब होता है मिलना या निकट आना, निकट आना। कह रहे हैं समास दो शब्दों के योग से बना है, सम धन आस। जहां सम का अर्थ होता है पूरी तरह या पूर्णतया और आस का अर्थ होता है मिलना या निकट आना। ध्यान देंगे, कह रहे हैं पूरी तरह से मिलना, अर्थात कह रहे हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से मिलना या निकट आना। समझ में आई बात कि समास की उत्पत्ति जो है सम धन आस दो शब्दों से हुई है, जहां सम का अर्थ होता है पूर्णतया और आस का अर्थ होता है मिलना। और ध्यान देंगे, समास का एक अर्थ भी होता है क्या? संक्षेप। समास का एक अर्थ और क्या होता है? संक्षेप। देखेंगे हम इसके बाद समास की परिभाषा देखते हैं। मिटाई से समास की परिभाषा, अगली हेडिंग डालेंगे हम समास की परिभाषा। एक चीज और हम आप लोग को बता दें कि जहां ऐसे आपको सम दिया रहेगा जिसके नीचे जो है हलंत नहीं लगा रहेगा, इस सम का मतलब बराबर होता है। और ये उपसर्ग वाले सम का अर्थ पूरी तरह या पूर्णतया होता है। दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे सभी। समझ में आई बात? आगे देखते हैं समास की परिभाषा। कह रहे हैं दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। परिभाषा हो गई सबकी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट करके बताएंगे आप लोग समास के भेद या प्रकार। हेडिंग डालेंगे। कह रहे हैं समास के भेद। ऊपर से लिखते हैं जिससे आ जाए पूरा एक पेज में, ठीक है? देखेंगे समास के भेद। देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है। समास के कितने भेद हैं? दो। पहला है प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। कह रहे हैं प्रयोग या अर्थ के आधार पे समास 6 प्रकार का होता है। हम एक सूत्र बताएंगे आपको, बहुत छोटा सा है और बहुत सरल है। अब तक दादी। क्या है सूत्र? अब तक दादी। अब तक दादी। देखेंगे इस सूत्र से समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा आ से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा देखेंगे बा से बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तीसरा देखेंगे ता से तत्पुरुष समास। ता से तत्पुरुष समास। चौथा देखेंगे का से कर्मधारय समास। का से कर्मधारय समास। अगला देखेंगे दा से द्वंद्व समास। और छठा नंबर देखेंगे दी से द्विगु समास। दी से द्विगु समास। कह रहे हैं अब तक दादी। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दी से द्विगु समास। आपके समास प्रयोग और अर्थ के आधार पे कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर? अब देखेंगे दूसरा नंबर है हमारा पदों की प्रधानता के आधार पे समास के भेद। पदों
की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। दिख रहा है? हाँ, कह रहे हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास जो है 4 प्रकार का होता है। क्लियर? आगे देखेंगे वो चारों प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। दूसरा देखेंगे जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। तीसरा देखेंगे जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो। चौथा देखेंगे जिसका ना तो पहला पद प्रधान हो, ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, और ना ही दूसरा पद प्रधान हो। अब देखेंगे, अभी तो हमने नाम नहीं बताया कि पहला पद प्रधान कौन सा समास होता है, दूसरा पद प्रधान कौन सा समास होता है। देखेंगे, कह रहे हैं पदों की प्रधानता के आधार पे समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व माने प्रथम पद प्रधान हो, वो जो है अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दिख रहा है? हाँ, कह रहे हैं जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास। कह रहे हैं जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। आगे देखेंगे, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो और ना तो दूसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि। ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षाओं में, जो है कई बार पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, फिर हम बताते हैं। हो गया? जब भी आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं या पूछा जाए समास के प्रकार हैं तो आप क्या बताएंगे? 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु, जिसे आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं अब तक दादी से। अब तक दादी, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दी से द्विगु। क्लियर? आगे देखते हैं। कह रहे हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, जिसका ना तो पहला और ना तो
दूसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। दा से द्वंद्व समास, दा से दोनों पद प्रधान। क्लियर? अब देखिए आप लोग के मन में तो ये चल रहा होगा कि मैम ने तो द्विगु समास और कर्मधारय समास तो बताई नहीं, इसीलिए पदों के आधार पे समास जो है 4 प्रकार के होते हैं, और द्वंद्व समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। समझ में आई बात? अब यहां देखेंगे तत्पुरुष समास में ही द्विगु समास आता है, और कौन सा आता है? कर्मधारय समास। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा? आप लोग बताएंगे। इसमें भी द्विगु समास और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समास ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, ये तत्पुरुष समास से निकले हुए हैं। लेकिन कब? जब पदों की प्रधानता के आधार पर समास पूछा जाए तब। क्लियर? कह रहे पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है परीक्षाओं में कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगर आपसे पूछे प्रयोग के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं, क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। अर्थ के आधार पर समास कितने हैं? 6 हैं। जब आपसे केवल पूछा जाए पदों के आधार पर समास कितने हैं, तब आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया? अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे अब तक दादी से अव्ययी भाव समास। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। हेडिंग डालेंगे हम। नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऐसे देखेंगे अब तक दादी। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आ से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखेंगे हम, परिभाषा देखेंगे। कह रहे हैं इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। आगे देखेंगे तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। संज्ञा आप जान ही रहे हैं, नाम। आगे देखेंगे अर्थात, नई लाइन से लिखेंगे अर्थात इस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। अर्थात इस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। इसमें पहला पद उपसर्ग, इसमें पहला पद उपसर्ग
आता है। उपसर्ग को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय आता है और वही यानी उपसर्ग या अव्यय वही प्रधान होता है। समझ में आई बात? देखेंगे कि अव्ययी भाव समास में इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व माने पहला, पूर्व माने पहला, और अंतिम पद संज्ञा होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समास में अंतिम पद संज्ञा होता है, तो क्या आप लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। कह रहे हैं अर्थात इस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, इसमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। आ माने ना, बै माने खर्च, कि जिसे हम लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदल सके वही अव्यय होता है। आगे देखेंगे, उदाहरण देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर उदाहरण देखते हैं हम। ऐसा डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग पूर्व पद, फिर डालेंगे उत्तर पद, उत्तर पद, पहले डालेंगे पूर्व पद, उत्तर पद, फिर कहेंगे समस्त पद, समस्त पद, फिर उसके बाद डालेंगे विग्रह, विग्रह। देखिए हमेशा समास का जो है वो विग्रह किया जाता है और संधि का हमेशा विच्छेद किया जाता है। ठीक है, हम पूर्व पद में डालेंगे सबसे पहले पूर्व पद, यानी जो हमारा प्रधान पद है वो क्या है? उपसर्ग है आ, और उत्तर पद में हमारा हो गया जन्म, समस्त पद में हो गया हमारा आ जन्म, आ जन्म, और इसे विग्रह पद में हो जाएगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। ध्यान देंगे आ जन्म जो है ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है, टीजीटी 2010 में पूछा गया है कि आ जन्म में कौन सा समास है। समझ में आई बात? आ जन्म, इसमें देखिए बड़ा उपसर्ग हो गया, जन्म उत्तर पद हो गया, और समस्त पद में यानी दोनों पद मिला करके क्या हो गया? आ जन्म हो गया, विग्रह हो गया जन्म से लेकर। आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रति, प्रति क्या है? उपसर्ग है, एक ये उत्तर पद हो गया, फिर जैसे प्रत्येक, प्रत्येक इसका विग्रह हो जाएगा एक एक के प्रति, एक एक के प्रति। समझ में आई बात? क्लियर हो गया कि अब आपको पूर्व पद समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद वही होता है जो अव्यय होता है, जो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो अब हमें इसे लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, आपका केवल टाइम खराब होगा। इसमें केवल ये पूछा जाता है, जैसे आपका समस्त पद विग्रह पद पूछ लिया, आ जन्म में समास है, तो आ जन्म में आपका अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें आ उपसर्ग आ रहा है। कह रहे हैं प्रत्येक में समास है, प्रत्येक में संधि भी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। इसके पहले अभी हमने संधि पढ़ा के खत्म किया है। देखिए प्रत्येक में कहेंगे प्रत्येक में कौन सा समास है, तो आपका अव्ययी भाव समास है, और प्रत्येक का विग्रह क्या हो जाएगा? एक एक के प्रति। आगे देखेंगे अब हम केवल हम देखेंगे समस्त पद और विग्रह पद।
हेडिंग डालेंगे समस्त पद, दूसरी तरफ डालेंगे विग्रह पद, विग्रह पद। समझ में आई बात? जैसे यथाशक्ति, समस्त पद में डालेंगे हम यथाशक्ति, विग्रह हमारा क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। कह रहे हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ध्यान देंगे सभी लोग, यथाशक्ति ये टीजीटी 2006 में पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। आगे देखेंगे, अगला उदाहरण है हमारा यथारुचि। रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। अब आप लोग बताइए कि यथाशक्ति यथारुचि दोनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो बदल नहीं रहा है, दोनों में आ रहा है? बताइए। यथा ऐसा शब्द है जो दोनों में आ रहा है ना, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार। अगला देखेंगे मन माना, मन माना यानी मन के अनुसार, मन के अनुसार। आगे देखेंगे जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन समस्त पद में हो गया प्रतिदिन, विग्रह पद में क्या हो जाएगा? दिन दिन, दिन दिन। जैसे उपकूल, कूल के अनुसार या कूल के निकट या अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे जैसे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार यानी उपकार के प्रति, विग्रह पद में हो जाएगा हमारा उपकार के प्रति। प्रत्युपकार का मतलब उपकार के प्रति। समझ में आई बात? आगे देखेंगे जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ही हो जाएगा। जैसे व्यर्थ यानी बिना अर्थ के, बिना अर्थ के। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर हम बताते हैं। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि मैम धीरे धीरे, दिन दिन, इसमें जो है उपसर्ग कहाँ आ रहा है? तो अभी हम इसे बताते हैं कि उपसर्ग नहीं आ रहा है, फिर भी ये समास अव्ययी भाव समास कैसे हो रहा है। ठीक है, हो गया सभी का? आगे देखते हैं। और ये एक ऐसा शब्द है मन माना। देखिए इसमें तत्पुरुष और अव्ययी भाव दोनों समास है। अगर हम इसका विग्रह कर देंगे मन से माना, तब तो तत्पुरुष हो जाएगा।
अगर हम मन के अनुसार कर रहे हैं फिर अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही ब्रैकेट में लिख लेंगे कि इसमें तत्पुरुष भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आपको दिन दिन और धीरे धीरे समझा दे रहे हैं इसे। ध्यान देंगे सभी। संस्कृत में कहा गया है कि जहां पर दुरुक्ति शब्द आए, यानी एक शब्द दो बार आए, उसे दुरुक्ति कहा जाता है, यानी दुरुक्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे दिन दिन, जगह जगह, पास पास, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, धीरे धीरे, पल पल, तिल तिल, कड़ कड़, छड़ छड़, जहां एक शब्द दुई बार आ जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्यों? क्योंकि इसे हम लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदल सकते। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा धीरे धीरे, धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है, ये तो हमने आपको रटा दिया कि जहां धीरे धीरे, जगह जगह, पास पास, ऊपर ऊपर, तिल तिल, कड़ कड़, छड़ छड़ाए, वहां अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे, ये अव्यय है। देखेंगे, हम कहते हैं राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। राम क्या है? पुल्लिंग है। हम कह रहे हैं राधा धीरे 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 चलती है। अब देखिए, राधा के अनुसार, राधा स्त्रीलिंग है तो राधा के अनुसार चलने की क्रिया तो बदल गई, स्त्रीलिंग हो गया। राम पुल्लिंग है, राम के अनुसार चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये नहीं बदल रहा है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, धीरे धीरे क्या है? अव्यय है। हम कह दें लड़के धीरे धीरे दौड़ते हैं, लड़के धीरे धीरे दौड़ते हैं। अब देखिए, लड़के बहुवचन हो गया, लड़के के साथ क्रिया भी बदल गई, दौड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे नहीं बदला। इसीलिए ये जो है धीरे धीरे क्या है? अव्यय है, जिसे लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदला जा सकता। इसलिए जहां पर ऐसे शब्द दो बार आ जाए, एक शब्द जैसे धीरे धीरे, पल पल, तिल तिल, जगह जगह, पास पास, वहां अव्ययी भाव समास होता है। हम इसे जो है नोट में लिखेंगे। समझ में आई बात? नोट डालेंगे सब लोग, नोट, जिसे हिंदी में कहा जाता है टिप्पणी। अब आप लोग नोट समझ के कहिए। कोई कहेगा मैम 100 का नोट डालें, 2000 का नोट डालें, तो नोट का मतलब टिप्पणी होता है हिंदी में। ठीक है, नोट लिखेंगे जहां एक शब्द दो बार आए, दो बार आए, वहां अव्ययी भाव समास होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण डालेंगे, उदाहरण
जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, जगह जगह, जगह जगह, पास पास, पास पास, कड़ कड़, तिल तिल, दिन दिन आदि। समझ में आई बात कि जहां एक शब्द 2 बार आए और वहां अव्ययी भाव समास होता है, जैसे धीरे धीरे, जगह जगह, पास पास, कड़ कड़, तिल तिल, दिन दिन आदि। अब हम देखेंगे एक विशेष और देखेंगे नंबर 2, यानी नोट नंबर 2। देखेंगे जहां नदीवाचक, नदीवाचक शब्द हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जहां नदी से संबंधित शब्द हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे पंचगंगा, पंचगंगा, इसका विग्रह होगा 5 गंगा का समूह। आगे देखेंगे, जैसे दुई यमुना, दो नदियों का समूह। समझ में आई बात कि जहां नदी से संबंधित शब्द आ जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर? आपका अव्ययी भाव समास खत्म हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे बा से बहुब्रीहि समास। बा से बहुब्रीहि समास हम कब पढ़ेंगे? कल। मिलते हैं कल फिर हम सभी लोग 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।